गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पिछले क्लास में बोर्स मॉडल का पूरा डेरिवेशन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ देख लिया था, ठीक है। और आज हम लोग एनर्जी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्पेक्ट्रल एनर्जी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इसको नाम दिया गया है, बाकी टॉपिक सेम है, ठीक है। आइए, ये कुछ लिखा हुआ है, इस पर पहले से मैं बोर्ड पर थोड़ा सा लिख कर रखता हूँ आप ही लोगों के लिए, ताकि थोड़ा ज़्यादा कंटेंट हम लोग एक वीडियो में कर सकें, है ना। अब यहाँ देखो बाबू क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा वगैरह में क्या सिस्टम है और ये इधर क्या सिस्टम है। पहले आप इसको नोट करेंगे और इस साइड वाले को, ये जो बीच में लाइन आपको नज़र आ रहा है, इस साइड वाले को आप नोट कर लेंगे और इधर वाले को अभी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी उसको रहने दीजिए आप। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ये बोलता है कि जब हायर एनर्जी ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा तो एक एनर्जी लाइन रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी में डिफरेंस आएगा। तो एक एनर्जी लाइन जो रिलीज होता है, एक जो एनर्जी का लाइन बना है ना, उसी के उस टाइप के लाइंस बहुत सारे बन सकते हैं, है कि नहीं। फिर से समझिए इस बात को, अगर किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट से किसी लोअर एनर्जी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एक एनर्जी लाइन बनेगा, और ये घटना बहुत सारे ऑर्बिट्स के साथ हो सकती है। तो बहुत सारी एनर्जी लाइंस रिलीज करेंगी, और सारे एनर्जी लाइंस को अगर हम कंबाइंड कर देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी सीरीज या हाइड्रोजन एनर्जी सीरीज। हाइड्रोजन एनर्जी सीरीज इसीलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हम लोग इसको डिराइव करते हैं, तो बोर्स मॉडल वैलिड था हाइड्रोजन एटम के लिए या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए या वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, इसीलिए इसको हाइड्रोजन सीरीज भी अपन बोलते हैं। अब यहाँ समझो, मान लीजिए अभी आप यहाँ देखिए, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, n = 1, n = 2, 3, 4, इस तरह से n = इन्फिनिटी तक हम गए, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, अगर मान लीजिए सेकेंड ऑर्बिट से, है ना, यहाँ पे देखो ये सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके, सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आया, थर्ड से भी आ सकता था, फोर्थ से भी आ सकता था, इस तरह से करते करते इन्फिनिटी से भी आ सकता था। तो सेकेंड से आया तो एक एनर्जी लाइन, फिर थर्ड से आया फिर एक एनर्जी लाइन, इस तरह से होते होते जब इन्फिनिटी से आया तो यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी लाइन्स बन गई, एनर्जी लाइन्स का ग्रुप बन गया, और इसी ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एनर्जी सीरीज। इस टाइप की सीरीज देखिए 5 टाइप की है, ऐसे सीरीज 5 टाइप की होता है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज या पीफन सीरीज भी आप इसको बोलते हैं, जो बोलिए। अब यहाँ समझो, अब इसका क्या सिस्टम है। तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए जंप किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चाहे कहीं से भी जंप किया हो, किसी भी दूसरे ऑर्बिट से जंप किया हो, अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में आके जंप करता है या ग्राउंड स्टेट में आकर के जंप करता है, तो एनर्जी सीरीज जो मिलेगा, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है और फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तब जो एनर्जी सीरीज मिलेगा उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। कहीं से भी जंप कर रहा है और सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, n = 2 में जंप कर रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी आप इसको बोलते हैं। n = 1 को आप ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, और n = 2 को आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। n = 3 को आप सेकेंड एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं। तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा तो लाइमन सीरीज, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट में जंप करेगा तब जो सीरीज बनेगा वो बाल्मर, थर्ड में जंप करेगा तो पास्टन, फोर्थ में जंप करेगा तो ब्रैकेट, और फिफ्थ ऑर्बिट में और इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो इसको बोलते हैं पीफन सीरीज या फुंड सीरीज। मतलब इलेक्ट्रॉन चाहे कहीं से भी जंप कर रहा हो, किसी भी ऑर्बिट से जंप कर रहा हो, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, इस टाइप के ऑर्बिट्स में जंप कर रहा है तो इसको हम लोग लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और पीफन इस तरह से बोलते हैं। कहीं से भी जंप किया, ध्यान से सुन लीजिए बात को, कहीं से भी जंप किया, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में जंप किया तो लाइमन, सेकेंड ऑर्बिट में जंप किया तो बाल्मर, थर्ड ऑर्बिट में जंप किया तो पास्टन, फोर्थ ऑर्बिट में जंप किया तो ब्रैकेट, और फिफ्थ ऑर्बिट में जंप किया तो पास्टन सीरीज, पीफन सीरीज। क्लियर। तो ये था आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। अब इसमें देखिए किस तरह से हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को डिफाइन करेंगे, और सबका हर एक सीरीज के डेफिनेशन क्या है, क्या उसमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, हर एक चीज़ को अभी हम लोग जस्ट देखेंगे। यहाँ देखो, पहला है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज इसमें क्या होता है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन
jumps from any orbit to the first orbit or ground state, फर्स्ट ऑर्बिट और ग्राउंड स्टेट, यानी कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी ऑर्बिट से, कहाँ पर, फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा या ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा, देन द एनर्जी सीरीज इज कॉल्ड एज लाइमन सीरीज। इस टाइप के एनर्जी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं। अब यहाँ देखो हर एक में क्या करना है सो समझिए। सीरीज लिमिट क्या है, सीरीज लिमिट, इसका सीरीज लिमिट क्या है। अब यहाँ देखिए सीरीज लिमिट क्या हो सकता है, कहीं से भी जंप करना है तो फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करना है, तो फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ पे मान लीजिए n=1 और n=1 से लेकर के यहाँ तक क्या हो सकता है, n=इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से भी तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता था ना यहाँ पर, तो सीरीज लिमिट हो जाएगा इसका कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके 1। और लाइमन सीरीज में हर वक्त n1 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा n1 की वैल्यू होगी 1 और n2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, 2, 3, 4, 5 से, यानी कि 2, 1 के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आप इसमें ये बोल सकते हैं 1/λ बराबर RZ² 1/n1² माइनस 1/n2², 1/n1² माइनस 1/n2²। इसमें अब यहाँ देखो हर एक सीरीज में इसी तरह से हम लोग हर एक सीरीज में डिफाइन करेंगे, सब में सीरीज लिमिट निकालेंगे, सब में n1 निकालेंगे, n2 निकालेंगे, 1/λ निकालेंगे, ठीक है, यानी कि λ आप बोलिए या वेव नंबर बोलो, ठीक है, या फिर आप उसमें हर सीरीज में आपको अल्फ़ा लाइन, बीटा लाइन, ये सब निकालना है, वेव नंबर वगैरह सब चीज़ निकालना है। तो यहाँ देखिए Z जो होता है वो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का, एटम का, R जो है वो रेडबर्ग कांस्टेंट, n1 जो है ये आपको ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, n1 भी नंबर ऑफ ऑर्बिट है और n2 भी नंबर ऑफ ऑर्बिट है। लेकिन ध्यान रखो n1 जो है वो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ठीक है, n1 वैसा ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और n2 जो है वो ऐसा ऑर्बिट है जिससे, यहाँ पर जिसमें और यहाँ क्या है, जिससे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, यानी कि जिससे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वो n2 है और जिसमें जंप करेगा वो क्या है, n1 है। तो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर रहा है, हमेशा फर्स्ट में जंप कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में, कहीं से भी जंप कर रहा है लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है। तो n1 की वैल्यू लाइमन सीरीज के लिए हमेशा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बाल्मर सीरीज के लिए निकालेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। लेकिन अभी लाइमन पढ़ रहे हैं हम लोग, हर एक ऑर्बिट के लिए यहाँ पर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्बिट में ही कर रहा है, इसीलिए लाइमन सीरीज में n1 की वैल्यू हमेशा 1 होगी और n2 की वैल्यू 2, 3, 4 इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पर जो 1/λ हो जाएगा ये हो जाएगा RZ² 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2²। ये फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, लाइमन सीरीज के लिए अगर आप वेव नंबर निकालते हैं तो इसका वेव नंबर होता है R। लाइमन सीरीज के लिए अगर आप वेव नंबर निकालिएगा तो इसका वेव नंबर कितना होगा, R। अब यहाँ देखो वेव नंबर कैसे आता है, तो वेव नंबर जो होता है वो 1/λ है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर आप पुट कर देंगे यहाँ पर 1, ये वेव नंबर 1/λ है। हाइड्रोजन एटम के लिए आप एटॉमिक नंबर पुट कर देंगे यहाँ 1, और वेव नंबर जो होता है उसके लिए n2 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इन्फिनिटी, है ना। कोई भी सीरीज हो वेव नंबर निकालना है उसका तो n2 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इन्फिनिटी। तो यहाँ जैसे इन्फिनिटी पुट करोगे बाबू तो 1/∞ 0 हो जाएगा, रियल नंबर बट्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर तो इन्फिनिटी ही ना होगा, अब 1/∞ 0 हो जाएगा, 1 - 0 1 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ R। तो वेव नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R। यानी कि आप इसको बोल सकते हैं 1/λ, है ना, 1/λ। ये वेव नंबर किसके लिए है, लाइमन सीरीज के लिए। वेव नंबर किसके लिए है, ये लाइमन सीरीज के लिए। अब यहाँ समझिए, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को जंप करना हो, हमेशा ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन को चाहे कहीं से भी जंप करना हो, अगर इलेक्ट्रॉन उसके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसमें समझिए, अगर लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन को जंप करना है फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक, लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन को जंप करना है कहाँ पर, फर्स्ट ऑर्बिट में, जिसमें इलेक्ट्रॉन को जंप करना है यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करना है, ठीक है। अगर इसके ठीक ऊपर वाले से जंप करता है तो इसको बोलते हैं अल्फा लाइन,
इसके ठीक ऊपर वाले से जंप करेगा तो इसको बोलेंगे अल्फा लाइन। अगर उसके ऊपर वाले से जंप करेगा तो इसको बोलते हैं बीटा लाइन, और उससे भी ऊपर वाले से जंप करेगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गामा लाइन। क्लियर? मतलब किसी भी सीरीज में इलेक्ट्रॉन को जिस ऑर्बिट में जंप करना है उसके ठीक ऊपर वाले ऑर्बिट से अगर जंप किया, जस्ट ऊपर वाले ऑर्बिट से जंप किया, तो उसको बोलेंगे अल्फा लाइन। यानी कि 1 में जंप करना था लाइन 1 में, तो अगर ठीक ऊपर 2 से किया तो अल्फा लाइन, 3 से किया तो बीटा लाइन, उससे ऊपर वाले 4 से किया तो गामा लाइन। हर एक सीरीज में वो हमको यही काम करना है। ठीक है? लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप कर रहा था, फर्स्ट ऑर्बिट में ही जंप कर रहा था, तब जो एनर्जी सीरीज मिली वो लाइमन सीरीज थी, है ना। उसी तरह से जो दूसरा सीरीज होगा हमारा, वो दूसरा सीरीज है बाल्मर सीरीज। दूसरा सीरीज जो है वो दूसरा सीरीज हमारा क्या है, बाल्मर सीरीज। यानी कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, है ना। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन चाहे कहीं से भी जंप कर रहा हो लेकिन सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो इस टाइप के सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज के लिए सीरीज लिमिट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से 2, n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 से स्टार्ट होगी। यहाँ पर सब क्या हो जाएगा चेंज, है कि नहीं, 3, 4, 5, 6, है ना। यहाँ पर n1 की जगह यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा आप, 2 लिख दीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये r/4। क्लियर हुआ? तो ये इस तरह से ही चलेगा। जिस तरह से लाइमन में आपने क्या कर रहा था, फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा था, सब जगह 1 नज़र आ रहा था, सब जगह 2 कर दिया, ऑटोमेटिकली बाल्मर बन गया। यहाँ पर भी क्या करना है, तो इलेक्ट्रॉन को जंप करना है 2 में, 2 के ठीक ऊपर वाले से। अगर 3 से 2 हुआ, 3 से 2 हुआ तो अल्फा लाइन, है ना। 4 से 2 हुआ तो बीटा लाइन, और 5 से 2 हुआ तो गामा लाइन। ये होता है बाल्मर सीरीज। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपका पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज क्या है, सब में सेम चीज़। अब इसको चाहे तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। पास्चन सीरीज में क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन चाहे कहीं से भी जंप कर रहा हो, चाहे कहीं से भी जंप कर रहा हो, अगर थर्ड ऑर्बिट में जंप करता है, कहीं से भी जंप कर रहा है, और अगर थर्ड ऑर्बिट में जंप करता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, पास्चन सीरीज। क्या बोलेंगे इसको, पास्चन सीरीज। ठीक है ना। तो यहाँ से सीरीज लिमिट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से 3 हो जाएगा। यहाँ पर n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 से स्टार्ट हो जाएगी, 4, 5, 6 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर जो n1 है इस फार्मूला में, वो अब यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको, 3 दिखाई देगा। यहाँ r/4 की जगह अब क्या दिखाई देगा, r/9 दिखाई देगा वेव नंबर, है ना। ये बाल्मर का नहीं ना, लाइमन का भी नहीं, ये अब किसका है, पास्चन का है। ठीक है। अल्फा लाइन इसका क्या होगा, तो अल्फा लाइन इलेक्ट्रॉन को जंप करना है कहाँ पर, 3 में, और अगर 4 से किया तो अल्फ़ा, 5 से किया तो बीटा, और 6 से किया तो गामा। ये आपका क्या हो गया, पास्चन सीरीज हो गया। इसी तरह से आप चाहें तो ब्रैकेट सीरीज का भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट सीरीज का अगर लिखना है तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर नाम चेंज करेंगे, सारा डेफिनेशन सब कुछ सेम रहेगा बाबू। ब्रैकेट सीरीज में क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन चाहे जहाँ से भी जंप कर रहा हो, फोर्थ ऑर्बिट में जंप करना चाहिए। कहीं से भी जंप कर रहा हो, कहाँ जंप करेगा, फोर्थ ऑर्बिट में जंप करेगा। तो ये क्या बन गया आपको, ब्रैकेट सीरीज। यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 4, यहाँ भी सीरीज लिमिट क्या हो जाएगा 4, यहाँ n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, अगर n1 की वैल्यू 4 तो ये क्या हो जाएगा 5, 6, 7, 8 इस तरह से, है ना। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4, वेव नंबर क्या हो जाएगा r/16। किसके लिए, ब्रैकेट सीरीज के लिए। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को कहाँ जंप करना है, फोर्थ ऑर्बिट में, कहीं से भी जंप करना है तो फोर्थ ऑर्बिट में। अगर 5th से जंप किया, ठीक ऊपर वाले से जंप किया तो अल्फा लाइन, उससे ऊपर वाले से जंप किया तो बीटा लाइन, उससे ऊपर वाले से जंप किया तो गामा लाइन। अब इसी तरह से आप चाहें तो पीफंड सीरीज का भी, फुंड सीरीज का भी आप लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना, यहाँ 5th ऑर्बिट कर देना, यहाँ 5 कर देना, यहाँ 5 कर देना, यहाँ 6, 7, 8, 9 कर देना, यहाँ 5 कर देना, यहाँ 25 कर लेना। ठीक है, आप कर सकते हैं इसको। अब यहाँ देखो, किसी भी सीरीज का जो पहला लाइन होता है, किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट लाइन होगा, वो फर्स्ट लाइन मतलब क्या, जैसे मान लीजिए लाइमन सीरीज था, तो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन को जंप करना था कहाँ से, किसी भी ऑर्बिट से जंप करना था, लेकिन कहाँ जंप करना था, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करना था। तो जो उसका पहला लाइन होगा वो होगा सेकेंड से फर्स्ट, है ना। लाइमन सीरीज का जो सबसे पहला लाइन है वो क्या है, सेकेंड से फर्स्ट। मतलब लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन चाहे कहीं से भी जंप कर रहा हो, लेकिन जंप तो करेगा फर्स्ट ऑर्बिट में। तो अगर सेकेंड से फर्स्ट ऑर्बिट में आया, है ना, सेकेंड से फर्स्ट ऑर्बिट में आया, तो वो लाइमन सीरीज का पहला लाइन है।
अगर थर्ड से सेकेंड ऑर्बिट में आया तो वो बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन है ना। अगर फोर्थ से थर्ड ऑर्बिट में आया तो वो पास्टन सीरीज है। इसी तरह से मतलब इलेक्ट्रॉन को जहाँ जंप करना है उसके ठीक ऊपर वाले ऑर्बिट से अगर जंप किया तो वो उस सीरीज का पहला लाइन होगा, फर्स्ट मेंबर होगा, और वो जो वेवलेंथ होगा उसके कारण जो वेवलेंथ आएगा वही वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। वही वेवलेंथ क्या होगा? मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। फर्स्ट लाइन ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड फर्स्ट मेंबर। और उस कंडीशन में यहाँ देखिए n1 की वैल्यू क्या हो गई n, और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी n+1। यानी कि जिस ऑर्बिट में जंप करना है, मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करना है तो फर्स्ट के ठीक ऊपर क्या होगा? सेकंड ऑर्बिट। अगर वहाँ से जंप किया तो पहला लाइन है, फर्स्ट मेंबर है लाइमन सीरीज का, है ना। और जो फर्स्ट मेंबर होगा, किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर होगा वही मैक्सिमम वेवलेंथ देगा, और जो किसी भी सीरीज का लास्ट मेंबर होगा वही मिनिमम वेवलेंथ देगा। जिस तरह से फर्स्ट मेंबर के लिए क्या कंडीशन है, तो फर्स्ट मेंबर के लिए जिस इलेक्ट्रॉन को जिस ऑर्बिट में जंप करना है उस सीरीज के लिए उसके ठीक ऊपर वाले से जंप किया तो फर्स्ट लाइन मिलेगा। ठीक है, जिस ऑर्बिट में जंप करना है उसके ठीक ऊपर वाले से जंप किया तो फर्स्ट लाइन मिलेगा, फर्स्ट मेंबर मिलेगा, मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगा। ठीक है, और सबसे लास्ट ऑर्बिट से जंप किया यानी कि इन्फिनाइट ऑर्बिट से जंप किया तो लास्ट मेंबर मिलेगा, लास्ट लाइन मिलेगा और मिनिमम वेवलेंथ मिलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ कभी भी निकालना हो तो उसका फार्मूला है n² × n+1 का होल स्क्वायर बट्टा 2n+1 × r। ये सब ऐसे टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और मिनिमम वेवलेंथ निकालना हो तो n²/r। अगर आप दोनों को डिवाइड करते हैं, लैम्डा मैक्सिमम बाई लैम्डा मिनिमम करते हैं तो n²/r यहाँ भी है, n²/r यहाँ भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या खाली? तो n+1 का होल स्क्वायर बट्टा 2n+1 बचेगा। अब यहाँ देखो लाइमन सीरीज के लिए या बाल्मर सीरीज के लिए किस तरह से मैंने टेबल बना दिया है। ये किस तरह से आया हम आपको निकाल करके एक का दिखा देते हैं ताकि आपको बाकी का भी आप निकाल सकते हैं। फॉर लाइमन सीरीज के केस में, इन केस ऑफ लैम्डा मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए आप क्या करेंगे? तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए n1 की वैल्यू तो 1 होगी क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करना है, उसके ठीक ऊपर वाले से जंप किया यानी कि 1+1। यहाँ देख रहे हैं मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए n+1, तो 1+1 ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आ रहा बसन में, तो मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है 1/λ बराबर r इंटू एटॉमिक नंबर तो 1 हो जाएगा, इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो 1 - 1/4 यानी कि 3/4 हो गया। तो ये 3/4 होने का मतलब 1/λ बराबर r इंटू 3/4 यानी कि लैम्डा बराबर हो गया 4/3r। 4/3r। यहाँ देखिए मैक्सिमम वेवलेंथ हमने लाइमन सीरीज का क्या निकाला? 4/3r। अगर आप मिनिमम वेवलेंथ निकाल लेते हैं इन केस ऑफ लैम्डा मिनिमम, तो लैम्डा मिनिमम के लिए n1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 1, लेकिन n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। n2 की वैल्यू हमेशा क्या होगी मिनिमम के लिए? इन्फिनिटी। और n1 की वैल्यू क्या होगी? जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जंप करना है उस सीरीज के लिए वही n1 होता है, तो 1 हो गया। यानी कि 1/λ बराबर r इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। अब यहाँ देखो रियल नंबर बट्टा इन्फिनिटी 0 हो गया, ये 1 - 0 1 हो जाएगा, तो ये सिर्फ r बचेगा। 1/λ बराबर r, इसका मतलब लैम्डा बराबर 1/r। तो ये जो लैम्डा है ये मिनिमम है, ये लैम्डा कौन सा है? मिनिमम है। और ये जो लैम्डा है ये क्या है? लैम्डा मैक्सिमम है। देखिए यहाँ पर लैम्डा मिनिमम की वैल्यू 1/r आई, वही हमने टेबल में लिखा। आप दोनों को जैसे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4/3। इसी तरह से आप हर एक सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ और उसका रेशियो दोनों हर एक चीज़ को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको ध्यान भी रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो है वो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, यहाँ देखिए इसको नोट में लिखिएगा आप। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का जो फॉर्मूला है वो है n2 - n1 + 1 इंटू n2 - n1/2। ठीक है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का जो फॉर्मूला है वो आपका हो जाएगा n2 - n1 + 1 इंटू n2 - n1 n1/2, n2 - n1 + 1 इंटू n2 - n1/2। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर इफ़
n1 इक्वल टू 1 हो जाए एंड n2 बराबर n, यानी कि पहला n1 की वैल्यू 1 है और n2 का वैल्यू कुछ भी दूसरा ऑर्बिट है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1 इंटू n माइनस 1 बाई 2, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये फार्मूला आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ये किसका फार्मूला है, तो ये है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला कहाँ से आया था, इसी से आया, इसलिए ज़्यादा बेटर होगा कि आप इसी फार्मूला को याद रखें। इससे क्या होगा कि आपको कहीं भी मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं है। क्लियर। अब आता है कि बोर्स थ्योरी आखिर कहाँ कहाँ एप्लीकेबल था और कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं, बोर्स थ्योरी इज ओनली वैलिड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एटम। बोर्स थ्योरी सिर्फ और सिर्फ वैलिड है किसके लिए, 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। अब यहाँ देखो 1 इलेक्ट्रॉन एटम मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एटम का मतलब होता है हाइड्रोजन एटम, या आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम। इस सेंटेंस का हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम, इस सिर्फ इतना वर्ड का इस्तेमाल जेईई मेन एडवांस वगैरह के क्वेश्चन बैंक में बहुत ही ज़्यादा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं भी आपको लिखा हुआ दिखाई देता है हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन एटम, जैसे ही दिख गया तो इतना आप क्लियर समझ लीजिए कि वो आपसे बोल रहा है कि आप उसमें बोर्स थ्योरी का फार्मूला अप्लाई कीजिए और बोर्स थ्योरी का फार्मूला अप्लाई करके आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये उसका कहना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सो देखिए, यहाँ देखो हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होता है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम जैसे मान लीजिए लिथियम 2+, तो लिथियम पहले हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो लिथियम के पास पहले 3 था, लेकिन 2+ आ गया तो अब 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा। या आप इसको बोल सकते हैं हीलियम प्लस, या आप इसको बोल सकते हैं सोडियम 10+, etc। ये सब क्या है, हाइड्रोजन लाइक एटम है। दूसरी बात ये थी कि जो बोर्स थ्योरी था, अकॉर्डिंग टू बोर, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, बट न्यूक्लियस इज स्टेशनरी, सो द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर या स्फेरिकल। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर, इसलिए बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ है ना। तो सर्कुलर पाथ कहने का मतलब ये तब वैलिड है जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों रोटेट कर रहा है और न्यूक्लियस जो है वो क्या है, स्टेशनरी है, न्यूक्लियस रुका हुआ है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों साइड रोटेट करेगा तो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। बट न्यूक्लियस also revolves around its own axis। लेकिन बाद में ये थ्योरी से प्रूफ हुआ कि न्यूक्लियस जो है वो भी अपने एक्सिस के अराउंड क्या करता है, रोटेट करता है, वो भी अपने एक्सिस के अराउंड क्या करेगा, रोटेट करेगा। इन दैट केस पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलिप्टिकल। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलिप्टिकल, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट कर रहा है, न्यूक्लियस स्टेशनरी है, तो उस कंडीशन में जो न्यूक्लियस का पाथ, इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा वो सर्कुलर पाथ होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों रोटेट कर रहा है और न्यूक्लियस स्टेशनरी नहीं है, न्यूक्लियस खुद अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि जो पाथ होगा इलेक्ट्रॉन का वो कैसा पाथ होगा, इलिप्टिकल पाथ होगा। तो इस तरह से आप इसको बोर्स थ्योरी जो है ये पूरा आपको कंप्लीट हो गया। अब इसमें एटॉमिक फिजिक्स में कुछ भी पढ़ाने लायक अभी बचा नहीं है। इसको आप पूरे वीडियो को ढंग से देख लीजिए, पूरा एक एक चीज़ आपको सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, हर एक बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक एक बोर्ड के अकॉर्डिंग भी मैंने पूरी थ्योरी आपको लिखा दी है। आपको जेईई, नीट बोर्ड वगैरह हर जगह बहुत हेल्प करेगा ये थ्योरी, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। इससे आगे फिर हम लोग अब देखेंगे। अभी तुरंत आए हम तब तक।
चलिए आइए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि बोर्स थ्योरी जो है, जितना भी थ्योरी हमने अभी तक देखा, जो फार्मूला हमने देखा बोर्स थ्योरी का, वो सारा फार्मूला तब तक के लिए वैलिड था जब तक बोर्स थ्योरी में न्यूक्लियस क्या था, स्टेबल था। जब तक बोर्स थ्योरी में न्यूक्लियस क्या था, स्टेबल था। तो बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग तो न्यूक्लियस स्टेबल था, लेकिन न्यूक्लियस खुद अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, और जब न्यूक्लियस अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तब जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा न्यूक्लियस के अराउंड, वो इलिप्टिकल पाथ होगा। अब यहाँ देखिए, ये जो कैपिटल एम है, कैपिटल एम, इसको हमने मान लिया न्यूक्लियर मास, स्मॉल एम को हमने मान लिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्मॉल एम को हमने क्या मान लिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको आप बोल सकते हैं इक्विवेलेंट टू मास ऑफ पार्टिकल, इक्विवेलेंट टू मास ऑफ पार्टिकल, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, मतलब इक्विवेलेंट टू मास, जो भी इलेक्ट्रॉन, जो पार्टिकल यहाँ इसके अराउंड मूव कर रहा है, उसके मास के अराउंड हमने मान लिया। लेकिन ये m तब था जब न्यूक्लियस स्टेशनरी था। अगर न्यूक्लियस स्टेशनरी नहीं है, तब जो मास होगा इलेक्ट्रॉन का, जो रेड्यूस मास होगा, इलेक्ट्रॉन के मास में जो चेंजेज आए हैं, चेंज आने के बाद जो मास है वो है m डैश, रेड्यूस्ड मास, है ना। मतलब जब न्यूक्लियस स्टेशनरी था तब इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल m था, लेकिन जब मास चेंज हुआ तब जो मास है वो m डैश है। ठीक है, तो जो फार्मूला हो गया, रिड्यूस्ड मास पे इलेक्ट्रॉन के मास पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रेडबर्ग कांस्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब यहाँ देखो, रेडबर्ग कांस्टेंट पे जब फ़र्क पड़ गया तो वेवलेंथ पे भी फ़र्क पड़ सकता है कि नहीं। तो m डैश जो है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू कैपिटल M बट्टा स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये कैपिटल M है न्यूक्लियर मास, स्मॉल m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, E डैश बराबर E इंटू एम डैश अपॉन एम ई, ई डैश बराबर ई अपॉन एम डैश अपॉन एम ई। और यहाँ से रेडबर्ग कांस्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आर डैश बराबर आर इंटू एम डैश अपॉन एम ई। इस ये वाला फार्मूला सेम वहाँ पर भी। ठीक है, तो जो आर होगा वो रेडबर्ग कांस्टेंट है किसके लिए, स्टेशनरी न्यूक्लियस के लिए। लेकिन जो आर डैश है वो क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है किसके लिए, अनस्टेशनरी न्यूक्लियस के लिए। तो ये जो थ्योरी है बाबू, ये थ्योरी आपको एक आधा बार एडवांस में आई है, जो एडवांस में एक दो बार इससे क्वेश्चन उठ के आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा बार इस पे क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। दूसरी बात, बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इस थ्योरी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है थ्योरी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आप सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोनो बोर्ड हो, ठीक है। तो किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में तो ये थ्योरी नहीं आएगा, लेकिन हाँ एडवांस में एक बार पूछा है 2-3 बार, तो इसलिए मैंने ये थ्योरी आपको बता दी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी नहीं है, आप बोर्ड्स मॉडल तक बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ तक सिर्फ ध्यान रखिए, बहुत काम आएगा। जो भी मॉडर्न फिजिक्स का या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, जो भी लेक्चर अपलोड किया जा रहा है मेरे द्वारा, स्पेशली मॉडर्न फिजिक्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, करंट के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने डेरिवेशन नहीं किए हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी थ्योरी मैंने बताई है वो एक एक पॉइंट मैंने बताया है। हाँ, डेरिवेशन नहीं किए हैं, तो डेरिवेशन नहीं किया तो इससे ये हो सकता है कि आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प नहीं मिलेगा उस थ्योरी से, लेकिन आप कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिवीजन कर सकते हैं और बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ वगैरह सब कुछ मैंने जेईई मेन के क्वेश्चन बैंक, नीट का क्वेश्चंस वगैरह सब सॉल्व किया है, बहुत अच्छे से किया गया है, आप उसको ज़रूर देखिए। और मॉडर्न फिजिक्स का जो भी लेक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया, मॉडर्न फिजिक्स का कोई भी पॉइंट अभी तक नहीं छोड़ा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा, एटॉमिक फिजिक्स हमने पढ़ा, एक भी लेक्चर, एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, आप पूरे का अच्छे से नोट्स बनाएं और अच्छे से पढ़ें, बस यही हम सोचेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जल्द ही जो है वो रे ऑप्टिक्स भी हम अपलोड करेंगे धीरे धीरे। तब तक आप एक एक लेक्चर को रोज़ 2 लेक्चर, 1 लेक्चर जो अपलोड हो रहा है आप उसको देखते जाएं और अच्छे से नोट्स बनाते जाएं। इसका भी न्यूमेरिकल्स आपको बहुत जल्द शूट हो गया है, बहुत जल्द उसको भी हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।